ऊपर देखिए, ऊपर कितना फोर्स, एक न्यूटन का ये आ रहा है और एक 3 न्यूटन का ये आ रहा है, यानी कि 8 + 3 ये रहा। इधर देखिए, इधर 10 न्यूटन का कंपोनेंट आ रहा है 6 न्यूटन का, और इधर कंपोनेंट आ रहा है कितने न्यूटन का 4 न्यूटन का, और इधर। हेलो चैंपियंस, मैं हूं सोनी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल साइंस एकेडमी बाय सोनी पर। आज है वेक्टर का दूसरा लेक्चर, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं वेक्टर एडिशन के कुछ स्पेशल केसेस। पिछले लेक्चर में हमने वेक्टर एडिशन पढ़ा था, जिसमें ट्रायंगल लॉ पढ़ा था, पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा था। लेकिन उसमें जो एक फार्मूला यूज होता है, जो है R = √a² + b² + 2ab cos थीटा, ठीक ना। इसके कुछ स्पेशल केसेस हम लोग देखेंगे, जो आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स में हम लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो क्वेश्चन है वो काफ़ी आसानी से हो जाए। फिर हम लोग देखने वाले हैं जो वेक्टर सब्ट्रैक्शन का फार्मूला है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन का फार्मूला, ठीक। क्वेश्चन ऑन डिफरेंट कॉन्सेप्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज की ये रही क्वेश्चंस। आज जितने भी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे वो सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट पर रहेंगे, जो डायरेक्टली नहीं बताया जा सकता, लेकिन हम क्वेश्चन के माध्यम से हर एक कॉन्सेप्ट को मैं अलग अलग बताते जाऊंगा, ठीक है ना। उसको मैं किनारे लिखूंगा सारे के सारे कॉन्सेप्ट को, और आप सारे के सारे कॉन्सेप्ट को नोट करते जाइएगा। जितने क्वेश्चंस होंगे उतने आपके कॉन्सेप्ट रहेंगे, ठीक है ना। तो आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, लास्ट तक देखिएगा इस लेक्चर को। आइए स्टार्ट करते हैं। स्पेशल केसेस ऑफ ट्रायंगल्स लॉ या वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ, जो भी कह सकते हैं, दोनों सेम ही चीज़ है। अब ये ट्रायंगल लॉ है क्या, जो फार्मूला हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि ट्रायंगल लॉ है क्या। R आपने पढ़ा होगा, R =√a² + b² + 2ab cos थीटा। ये दो वेक्टर्स के एडिशन का फार्मूला होता है। इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए भी आपने फार्मूला पढ़ा होगा, tan phi = b sin थीटा अपॉन a + b cos थीटा। ये डायरेक्शन निकालने के लिए फार्मूला है। बात करें, अगर ये है आपका वेक्टर a, ये है आपका वेक्टर ए, ये है आपका वेक्टर बी, ठीक ना। इनके बीच का जो एंगल है वो है थीटा। ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, ये रहा वेक्टर ए और ये रहा वेक्टर बी, इनके बीच का एंगल है थीटा। तो इनका एक रिजल्टेंट आता है जिसको हम आर कहते हैं, रिजल्टेंट। इनको ऐड करने पर एक रिजल्टेंट आता है जिसको हम लोग आर कहते हैं, ठीक ना। और इस आर आर इक्वल टू जो होता है वो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होता है। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होता है, जिसका मैग्नीट्यूड हम लोग निकालते हैं इस फार्मूले से, और इसकी डायरेक्शन हम लोग निकालते हैं इस फार्मूले से, ठीक। अब इसके स्पेशल केसेस हैं क्या, एक एक करके हम सबके बारे में बात करेंगे। पहला जो है, अगर हम ये मान लें कि जो वेक्टर ए है उसका मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, ठीक ना। तो हम यही केस जो है इसको हम रखेंगे इस फार्मूले में, ठीक ना। आर इक्वल टू अंडर रूट, अगर ए और बी का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो मैं ए की जगह तो ए लिख ही सकता हूँ, बी की जगह भी क्या लिख सकता हूँ, ए। और 2a भी है तो दोनों में a इंटू ए लिख सकता हूँ, और इंटू में क्या रहा, कॉस थीटा, ठीक ना। तो बताइए a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर क्या होता है, 2a², और यहाँ पर 2a इंटू ए क्या हो जाएगा, 2a², ठीक। और ये रहा है आपका कॉस थीटा अंडर रूट में। 2a² अगर हम बाहर निकालें रूट से, तो देखिए 2a² अगर रूट से बाहर आएगा तो 2 आएगा तो अंडर रूट 2 के फॉर्म में आएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता तो रूट में ही रहेगा। a² का जो रूट होगा वो a होगा, और ब्रैकेट में यानी कि अंदर जो बच गया, रूट में जो बच गया वो बच गया 1 + cos थीटा, 1 + cos थीटा। आपको ट्रिग्नोमेट्री में, जब मैं ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले बता रहा था, वहाँ पर हमने आपको सिखाया था कि जहाँ पर भी 1 + cos थीटा दिखे, जहाँ पर भी 1 + cos थीटा दिखे, वहाँ पर हम लोग रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, 2 cos² थीटा/2, 2 cos² थीटा/2, ये थीटा/2 एंगल का हाफ है, ठीक है ना। आगे देखते हैं इसको। तो R इक्वल टू अंडर रूट 2 को हम रहने देते हैं, अंडर रूट 2a को हम रहने देते हैं। जो ये अंदर भी 2 एक बचा है, यहाँ पर देखिए ये जो 2 बचा है अभी, ठीक ना, इसको हम क्या करेंगे, बाहर लाएंगे तो फिर एक अंडर रूट 2 बाहर निकल कर आएगा। और कॉस स्क्वायर थीटा/2 है तो स्क्वायर से रूट खत्म होकर क्या बस बचेगा, कॉस थीटा/2। तो अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बचेगा, और ये रहा a cos थीटा/2। यानी R का एक डायरेक्ट फार्मूला हमें मिला, जो कि अगर दोनों दोनों के दोनों कौन
दोनों के दोनों जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर बराबर होगा तो r इक्वल टू 2a cos थीटा बाई 2 होता है। ठीक है, थोड़ा सब्र करिए, स्पेशल केस ये नहीं है, इसमें भी स्पेशल केस बनेगा। अभी जो हमने केस आपको बताया उसमें भी स्पेशल केस बनेंगे जिसको हम आगे सॉल्व करेंगे। अभी के लिए हम निकालने जा रहे हैं डायरेक्शन, यानी कि ये तो निकला मैग्नीट्यूड कि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा तो आर की यानी रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी आई। डायरेक्शन अब हम देख लेते हैं, टेन फाइव इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। और जब दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो दोनों की जगह हम लिख सकते हैं ए, यानी यहाँ पर ए साइन थीटा और नीचे भी ए तो है ही, यहाँ पर भी लिख सकते हैं ए कॉस थीटा। तो ऊपर और नीचे से कॉमन लिया जा सकता है क्या, ए, तो यहाँ पर बचा 1 और यहाँ पर बचा बस कॉस थीटा। तो ये बताइए, ये ए से ए कैंसिल आउट हो गया। ऊपर जो साइन थीटा दिख रहा है तो हमने ट्रिग्नोमेट्री में ही बताया था कि साइन थीटा की जगह पर हाफ एंगल का फार्मूला रखा जा सकता है जिसकी वैल्यू होती है साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि साइन थीटा की जगह पर 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 कहाँ से आ गया, ठीक है ना, तो आप पीछे जो ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर पढ़ाए गए वो आप देख सकते हैं। नहीं तो आप इतना मान लें कि हाँ साइन थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, साइन 2 थीटा के फार्मूले से इसको डिराइव किया गया है। 1 प्लस कॉस थीटा जहाँ पर भी दिखेगा वहाँ पर आपको बताया गया है कि क्या रख देते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, एक कॉस थीटा बाई 2 से कॉस थीटा बाई 2 भी कैंसिल आउट हो गया। ऊपर बचा साइन थीटा बाई 2 और नीचे बच रहा है कॉस थीटा बाई 2 जिसको हम लोग लिख सकते हैं टेन थीटा बाई 2। और ये किसके इक्वल टू निकल कर आया है, टेन फाइव के इक्वल टू। तो अगर टेन फाइव इक्वल टू टेन थीटा बाई 2 आ रहा है तो क्या हम फाइव इक्वल टू थीटा बाई 2 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, फाइव इक्वल टू थीटा बाई 2। यानी जो डायरेक्शन आ रही है वो दिए हुए एंगल, जो दोनों के बीच का एंगल है उसका कितना आ रही है, आधा आ रही है। उसके बीच का जो एंगल है उसका क्या आ रही है, आधा आ रही है, ठीक है ना। यानी कि एक चीज़ समझिए कि अगर दो सेम फोर्सेज, दो सेम वेक्टर क्वांटिटी किसी ऑब्जेक्ट पर लगेंगे, ठीक, तो उनका जो रिजल्टेंट आएगा ठीक बीचों बीच आएगा। सपोज करिए 60 डिग्री के एंगल पर लगा, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ। सपोज करिए ये एक ऑब्जेक्ट रहा, यहाँ से इधर एक फोर्स लग रहा है, इधर एक फोर्स लग रहा है, इनके बीच का एंगल 60 डिग्री है। तो इनका जो रिजल्टेंट है वो ठीक आधे पर आएगा, आधे पर मतलब 30 डिग्री पर आएगा, ठीक है ना। इसको आप बार बार सॉल्व भी कर सकते हैं, इन केसेस पे बार बार सॉल्व भी कर सकते हैं इक्वल रख के, उतना ही आएगा जितना कि मैं यहाँ से निकाला हूँ डायरेक्ट। यहाँ से हम डायरेक्ट रख सकते हैं 60/2 तो क्या आ जाएगा 30, ठीक है ना। आइए, इसके जो स्पेशल केसेस हैं, ये जो फार्मूले अभी हमने आपको बताया यहाँ पर, ये फार्मूले जो बताए हमने, ये जो फार्मूले बताए, इस पर हम एक एक करके ये वैल्यूज रखेंगे। कितनी वैल्यू दिखाता हूँ। पहला जो स्पेशल केस है वो है कि अगर ए और बी तो इक्वल है ही, जो कि हमने पढ़ा ही है, लेकिन थीटा इस बार मैं ले रहा हूँ 0 डिग्री। थीटा 0 डिग्री का मतलब होता है पैरेलल होगा, पैरेलल मतलब एक ही डायरेक्शन में। अगर ए इस डायरेक्शन में है तो बी भी इसी डायरेक्शन में होगा, ठीक ना। और जब ए और बी इक्वल हैं तो ये दोनों का जो मैग्नीट्यूड है बराबर है, तो इनका जो रिजल्टेंट है दोनों एक ही डायरेक्शन में होगा, तो जो इनका रिजल्टेंट है डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, यानी कि ए प्लस बी हो जाएगा। और दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है तो मैं या तो इसको 2a लिख सकता हूँ या तो 2b लिख सकता हूँ, दोनों में से कुछ भी लिखा जा सकता है, ठीक ना, एक ही डायरेक्शन में होने की वजह से। और जो इनका रिजल्टेंट है वो इसके आधा आएगा, आधे एंगल पर, तो जीरो का आधा तो जीरो ही होता है, यानी कि सेम उधर ही आएगा जिधर इनकी डायरेक्शन है। यानी इनका जो रिजल्टेंट है वो इसी डायरेक्शन में होगा जिधर की ये खुद है। आई बात समझ में, ये काम का नहीं है। नेक्स्ट देखिए, अगर ए और बी इक्वल हैं और थीटा आपका है 60 डिग्री, थीटा कितना डिग्री है, 60 डिग्री, ठीक है ना। तो इनका रिजल्टेंट जो होगा r इक्वल टू, अभी हमने निकाला कि जब a और b इक्वल होते हैं तो उनका रिजल्टेंट आता है 2a cos थीटा बाई 2। रखिए यहाँ पर 2a को तो रहने दीजिए, cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्री अपॉन 2। तो 60/2 होता कितना है, 30 डिग्री। और cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो 2 से 2 कैंसिल, कितना गुना आ रहा है, √3 टाइम्स। यानी कि अगर दोनों के बीच का एंगल है 60 डिग्री तो उनका जो रिजल्टेंट है √3 टाइम्स आएगा। अभी जब मैं पूरा केस को बता दूंगा तब आप समझ पाएंगे कि ये √3 जो आ रहा है आगे क्या आएगा, आगे क्या आएगा, यानी कि √3 के बाद आएगा √2 है, फिर आएगा √1 है, यानी केवल 1, ठीक है ना। तो ये एक सीक्वेंस बन रहा है, √3 √2 √1 सीक्वेंस बन रहा है, जिसको हम डायरेक्ट याद रख सकते हैं। हमें बार बार ये फार्मूला लगाने की जरूरत आगे नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट केस देखिए, नेक्स्ट केस में
हम ए इक्वल टू बी तो लेते ही हैं, थीटा इक्वल टू ले लेते हैं 90 डिग्री। थीटा हम दोनों के बीच का कितना है 90 डिग्री। तो आर का फार्मूला हम फिर रखेंगे, आर इक्वल टू 2a कॉस थीटा बाई 2। 2a को रहने दीजिए, कॉस थीटा की जगह रखिए 90 और ये रहा बाई 2। तो 2a तो रह जाएगा, 90/2 का मतलब होता है 45 डिग्री, और कॉस 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। √2 से 2 को कट करेंगे तो केवल बचेगा √2 और ये रहा a। यानी जब दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा तो उनका रिजल्टेंट कितना आएगा √2 है। और फाई तो देखिए उसका आधा ही होगा, यानी 45 डिग्री। यहाँ पर भी अगर फाई की बात करूँ तो फाई 60 का आधा होगा, कितना डिग्री 30 डिग्री। इसमें तो कोई झंझट नहीं है कि फाई हम कैसे निकालते हैं। रिजल्टेंट देखिए 60 डिग्री पर √3 है, 90 डिग्री पर √2 है। और अब अगला जो केस हम लोग देखते हैं वो देखते हैं थीटा इक्वल टू 120 डिग्री पर। तो 120 रख के भी चेक कर लेते हैं। आइए, आर इक्वल टू फार्मूला है 2a कॉस थीटा बाई 2। मैं फार्मूला बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए ये फार्मूला। अब मैं थीटा की जगह पर रखूँगा 120 डिग्री, यानी कॉस 120/2। 120/2 करने पर जो एंगल आएगा वो आएगा 60 डिग्री। तो 2a कॉस 60 डिग्री आया। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2। 2 से 2 कैंसिल, कितना आया 1। तो देखिए √3 टाइम्स √2 टाइम्स और ये आया √1 टाइम्स। √1 टाइम्स का मतलब है कि 1 ही तो है। √1 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये √1 टाइम्स है, ठीक ना। तो एंगल कौन कौन से हैं 60, 90, 120। यानी 60 में 30 ऐड करिए तो 90, फिर 30 ऐड करिए तो 120। और ये तीनों स्पेशल केसेस हैं, तीनों स्पेशल केसेस हैं, ठीक ना। एक लास्ट केस और देख लेते हैं फिर इक्वल टू ए और बी इक्वल तो हैं लेकिन इनके बीच का जो एंगल है वो 180 है। 180 है तो इसको आप इसी फार्मूले पर रख के सॉल्व करके देखिएगा। आर इक्वल टू जो आएगा 0 आएगा। क्यों आएगा 0? क्योंकि एक इस डायरेक्शन में है ए, तो एक इस डायरेक्शन में है बी। इनके बीच का एंगल है 180 डिग्री। और ए और बी दोनों बराबर है। जब ए और बी दोनों बराबर हैं तो दोनों को रिजल्टेंट, दोनों का रिजल्टेंट निकालने के लिए हम डायरेक्ट क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। डायरेक्ट क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये 0 आ जाएगा। आइए एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चंस कर लेते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब, सपोज करिए कि एक वेक्टर है, वेक्टर ए इक्वल टू 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। एक और वेक्टर बी है जो है 3i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप ले लेते हैं, ठीक ना। हमें पहले निकालना है क्या वेक्टर ए प्लस बी, यानी इन दोनों का एडिशन निकालना है। कितना आएगा सम दोनों का? तो देखिए जब दो वेक्टर को ऐड किया जाता है ना तो आई कैप वाले के साथ ऐड होता है, जे कैप वाले के साथ, और के कैप वाले के साथ। तो 2i कैप 3i कैप कितना हो जाएगा 5i कैप माइनस जे कैप प्लस जे कैप क्या हो जाएगा 0। 0 जे कैप या 0 ही लिख सकते हैं आप। 2k कैप माइनस के कैप कितना हो जाएगा प्लस के कैप, ठीक ना। प्लस 2k कैप माइनस के कैप कितना आएगा प्लस के कैप। यानी ये वैल्यू आ रही है 2i कैप प्लस के कैप। इसमें जे का टर्म नहीं रहा, जे का टर्म नहीं रहा, यानी आपको ऐड करना आ गया। अब ऐड कर लिए हैं तो इनका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का क्या निकाल सकते हैं मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करते हैं अंडर रूट, जो एक्स एक्सिस में होता है कंपोनेंट उसका स्क्वायर, वाई एक्सिस में जो होता है उसका स्क्वायर, जेड एक्सिस में होगा उसका स्क्वायर, यानी तीनों का स्क्वायर। तो जेड जे का तो है ही नहीं, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 1 का स्क्वायर 1, तो कितना आने वाला है √26। तो ये मैग्नीट्यूड निकालना भी हो गया। इसी में प्रैक्टिस कर रहे हैं, बस हम लोग बेसिक प्रैक्टिस कर रहे हैं और कुछ नहीं। वेक्टर ए माइनस बी निकालते हैं। वेक्टर ए माइनस बी यानी सब्ट्रैक्ट करते समय भी हम आई को आई कैप वाले के साथ, जे को जे कैप वाले के साथ और के को के कैप वाले के साथ करते हैं, ठीक है ना। तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी अगर कर लाएंगे तो देखिए 2i कैप में से 3i कैप जाए तो माइनस आई कैप बचेगा, माइनस जे कैप में से प्लस जे कैप जाए तो दोनों माइनस हो जाएगा तो माइनस 2 जे कैप हो जाएगा। 2k कैप में से माइनस के कैप जाएगा तो माइनस के कैप तो पहले से ही है, एक और माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा जो कि हो जाएगा 3k कैप। ये हो गया। यहाँ पर भी इसका हम लोग क्या निकाल सकते हैं मैग्नीट्यूड, यानी वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का क्या निकाल सकते हैं मैग्नीट्यूड, जो आप घर पे खुद कर लेंगे, ठीक है, खुद से सॉल्व कर लीजिएगा इसको। अब आता है थोड़ा सा अच्छा कॉन्सेप्ट जिसको हम अलग कलर से लिख लेते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन जो मैं इसी में दे सकता हूँ, थर्ड क्वेश्चन वो ये है कि आपको फाइंड करना है 3 वेक्टर ए प्लस 2 वेक्टर बी। यहाँ पर वेक्टर ए में 3 का मल्टीप्लाई किया है, वेक्टर बी में 2 का मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक ना।
इस कॉन्सेप्ट को हम नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन पर आते हैं दोबारा से। तो अगर कोई वेक्टर है ए, इफ अ वेक्टर ए इज मल्टीप्लाइड बाई n, यानी कि वेक्टर ए को n से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो सपोज करिए एक बार आ रहा है b इक्वल टू एन ए, क्या आ रहा है b इक्वल टू एन ए। तो यहाँ पर जो n है ना, ये दो तरह का हो सकता है, एक n की वैल्यू हो सकती है पॉजिटिव और एक n की वैल्यू हो सकती है निगेटिव। ठीक, तो अगर पॉजिटिव हुआ वेक्टर b इक्वल टू एन ए, अगर n पॉजिटिव हुआ तो हम कहेंगे कि एंगल बिटवीन, दोनों के बीच का एंगल वेक्टर b एंड वेक्टर a का, दोनों के बीच का जो एंगल होगा 0 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। हाँ, मैग्नीट्यूड की बात करें, यानी यहाँ पर मैं ये भी लिख सकता हूँ कि ए, वेक्टर ए पैरेलल है किसके, वेक्टर बी के। मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है वो n टाइम्स हो जाएगा किसके, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड के। यानी किसी नंबर का मल्टीप्लाई करने पर उसका मैग्नीट्यूड उतना ही टाइम्स हो जाता है। लेकिन क्या होगा अगर निगेटिव नंबर्स का मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो नेगेटिव नंबर्स का मल्टीप्लाई किया जाएगा वेक्टर b इक्वल टू एन वेक्टर a, तो होगा क्या, ये एंटी पैरेलल हो जाएंगे, यानी कि एंगल बिटवीन वेक्टर b एंड वेक्टर a इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक ना। और ये दोनों एंटी पैरेलल होंगे, यानी वेक्टर b का जो मैग्नीट्यूड है वो n टाइम्स है वेक्टर a के मैग्नीट्यूड के, वेक्टर a के मैग्नीट्यूड के कितने टाइम्स हो जाएगा, n टाइम्स हो जाएगा। आई बात समझ में ना, ठीक है। तो यहाँ से अगर कभी n का मल्टीप्लाई किसी नंबर का मल्टीप्लाई कर रहा हो तो हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो याद रखनी है वो है इनके एंगल। वो क्या है, इनके एंगल, कि इनके बीच का एंगल क्या है, क्योंकि इसका यूज हम लोग करेंगे दो वेक्टर्स के स्केलर प्रोडक्ट में और वेक्टर प्रोडक्ट में आगे, जिससे बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। आइए पिछले क्वेश्चन पे हमने कहा कि 3 वेक्टर ए प्लस 2 वेक्टर बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर ए में, यानी 3 का मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर ए में, जो कि है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। ठीक, अच्छा, प्लस करेंगे 2 का मल्टीप्लाई करके वेक्टर बी में, यानी 3i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। चलिए मल्टीप्लाई करिए, 3 टू जा 6i कैप, 3 वन जा 3j कैप, 3 टू जा 6k कैप प्लस 2 3 जा 6i कैप, 2 वन जा 2j कैप माइनस 2 वन जा 2k कैप। ठीक ना, ऐड करिए 6i कैप कितना हो जाएगा, 12i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2j कैप कितना हो जाएगा, माइनस j कैप प्लस 6k कैप माइनस 2k कैप कितना हो जाएगा, प्लस 4k कैप। ये रहा आपका आंसर। यानी अब आप समझ गए होंगे कि किसी नंबर का मल्टीप्लाई करके भी उनको ऐड कैसे किया जा सकता है। आई बात समझ में, इसी को हम सब्ट्रैक्ट करके दे सकते हैं, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करके दे सकते हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसका मैग्नीट्यूड बढ़ता है, उतने टाइम्स हो जाता है, और पैरेलल होगा कि एंटी पैरेलल होगा। ठीक है, तो हमने एडिशन के स्पेशल केसेस देख लिए हैं, हमने एडिशन के फार्मूले देख लिए हैं, लेकिन एक फार्मूला और यूज़ होता है जो है आपके सब्ट्रैक्शन का। यानी कि अगर r इक्वल टू सपोज करिए वेक्टर a माइनस वेक्टर b आएगा, वेक्टर a माइनस वेक्टर b आएगा, तो r का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, वेक्टर r का जो मैग्नीट्यूड है वो कैसे निकाला जाएगा। तो फार्मूला है इसका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। यानी एडिशन में जहाँ प्लस आ रहा था सब्ट्रैक्शन में वहाँ क्या आएगा, माइनस आएगा। यानी यहाँ पर हम जो प्लस 2ab कॉस थीटा हो रहा था यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2ab कॉस थीटा। इसी तरह से tan फाई इक्वल टू, डायरेक्शन निकालने के लिए a साइन थीटा अपॉन a माइनस बी कॉस थीटा हम लोग यूज करते हैं, a साइन थीटा अपॉन a माइनस बी कॉस थीटा यूज करते हैं। ये रहे आपके फार्मूले किसके, सब्ट्रैक्शन के। ठीक ना, अच्छा, इसको भी थोड़ा सा और आगे सॉल्व कर लेते हैं कि अगर a और b इक्वल है, अगर वेक्टर a का मैग्नीट्यूड और वेक्टर b का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है, तो r इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए और कॉस कितना, थीटा डिग्री। तो ये रहा 2a स्क्वायर, यहाँ से भी बचेगा 2a स्क्वायर कॉस थीटा। 2a स्क्वायर कॉमन लेके बाहर लाएंगे तो अंडर रूट 2 आएगा। अभी हमने पीछे ऐसी ही कैलकुलेशन सेम की है, और अंडर रूट में आपका बच जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस थीटा। तो अंडर रूट 2a को तो रहने दें,
1 माइनस कॉस थीटा जहां पर भी दिखता है वहां पर क्या लिखते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये आपको हमने पीछे ही बता दिया है ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक ना। नहीं भी अगर याद होगा तो आप ये समझिए कि 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 रखेंगे, और कई जगह रखने को मिलेगा पूरी फिजिक्स में। तो यहाँ से 2 जो ये जो 2 आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, ये भी बाहर आएगा तो अंडर रूट 2 के फॉर्म में आएगा, तो ये हो जाएगा 2a, और साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 जो दिख रहा है आपको उसका स्क्वायर रूट से खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा, साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2। तो ये तो रिजल्टेंट निकाला ना, डायरेक्शन निकालते हैं। टेन फाई इक्वल टू, टेन फाई इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए साइन थीटा, नीचे भी ए माइनस ए कॉस थीटा। भाई जहां जहां भी है वहां वहां भी हम क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, क्योंकि ए और बी का मैग्नीट्यूड आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, तो ए साइन थीटा को तो रहने दीजिए, नीचे से ए कॉमन लीजिए तो 1 माइनस कॉस थीटा बचेगा, ए से ए कैंसिल, साइन थीटा की जगह पे एंगल हाफ वाला फार्मूला रखिए, तो 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा जहां पर भी दिखेगा वहां पर हम क्या लिखेंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, एक साइन थीटा से एक साइन थीटा भी क्या हो गया, कैंसिल, क्या बचा, क्या, कॉस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2, यानी कॉट थीटा बाई 2। ठीक है, इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। टेन फाई इक्वल टू, जो कॉट थीटा बाई 2 लिखा हुआ दिख रहा है, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ टेन 90 माइनस थीटा बाई 2, होगा कॉट थीटा बाई 2। तो टेन का टेन कंपेयर करेंगे तो फाई इक्वल टू बचेगा, 90 को लिख सकते हैं पाई बाई 2, और माइनस ये रहा थीटा बाई 2। ये आपका डायरेक्शन आएगा कब, जब दो सेम मैग्नीट्यूड वाली वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो आइए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस जो इन सारे बेसिक कॉन्सेप्ट पर दिए गए हैं। ठीक है ना, इन सारे बेसिक कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन दिए गए हैं, लेकिन हर एक क्वेश्चन हर एक तरह के कॉन्सेप्ट पर है, तो आप एक एक कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा, उनका यूज आगे चलकर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन में भी होगा, और वो खुद अच्छे क्वेश्चंस हैं। आइए, पहला क्वेश्चन है, इफ वेक्टर ए इक्वल टू 4i कैप प्लस 3j कैप एंड वेक्टर बी इक्वल टू 24i कैप प्लस 7j कैप, फाइंड द वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एज वेक्टर बी एंड पैरेलल टू वेक्टर ए। ठीक है ना, तो हमें एक ऐसा वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड बी के जैसा हो, यानी बी के बराबर हो, लेकिन वो पैरेलल हो किसके, वेक्टर ए के। ठीक है ना, यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है ध्यान से समझिएगा कि अगर पैरेलल बोल रहा है वेक्टर ए के, पैरेलल टू वेक्टर ए, तो पैरेलल टू वेक्टर ए के लिए हम क्या करेंगे, पैरेलल टू वेक्टर ए के लिए हम क्या करेंगे, वेक्टर ए से डायरेक्शन निकालेंगे, और बी के मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है तो बी का मैग्नीट्यूड रखेंगे। तो पहले वेक्टर ए से डायरेक्शन निकालने के लिए, वेक्टर ए से डायरेक्शन निकालने के लिए क्या किया जाता है, ए कैप निकाला जाता है। ए कैप का मतलब यूनिट वेक्टर, तो ए कैप इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए की जो वैल्यू है 4i कैप प्लस 3j कैप है, और उसका जो मैग्नीट्यूड है वह है 5। कितना होगा, 5। देखिए अंडर रूट हम क्या करेंगे, ये मैग्नीट्यूड निकाल कर दिखा देता हूँ आपको, अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये रहा 4i कैप प्लस 3j कैप, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25, 25 का रूट कितना हो जाएगा 5। तो ये आपका आया यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर स्पेसिफाई होता है, स्पेसिफिक होता है किसके लिए, किसके लिए, डायरेक्शन के लिए। तो डायरेक्शन हमें वेक्टर ए से निकालनी है, मैग्नीट्यूड चाहिए हमें किसके, इक्वल टू वेक्टर बी के, तो इसका निकालेंगे मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, अंडर रूट 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ठीक ना, इसको सॉल्व करेंगे तो मैग्नीट्यूड आएगा आपका 25। तो अब हम एक नया वेक्टर बनाना चाहते हैं जिसका मैग्नीट्यूड 25 हो और डायरेक्शन वेक्टर ए के इक्वल हो, तो हम 25 का इसके यूनिट वेक्टर में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 4i कैप प्लस 3j कैप अपॉन कितना 5। ध्यान से समझिए इसको, इससे मिल जाएगी हमको डायरेक्शन, ये यूनिट वेक्टर, ये डायरेक्शन के लिए काम आ जाएगा। ठीक है ना, ये किसके लिए काम आ जाएगा, डायरेक्शन के लिए। और यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड है कितना 1, यूनिट वेक्टर ये बना ना, यूनिट वेक्टर बना तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1, और ये रहा 25, तो 25 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 25, और 25 मैग्नीट्यूड किसका है, बी का, तो बी के बराबर मैग्नीट्यूड मिल गया।
डायरेक्शन चाहिए ए की, यानी ए के पैरेलल हो, यानी उसी की डायरेक्शन चाहिए। तो उसकी डायरेक्शन के लिए हम उसका क्या निकाल लिए हैं, ए से क्या निकाल लिए हैं, उसका यूनिट वेक्टर, ठीक है ना। तो यहाँ पर कट होगा क्या, 5 से इसको कट करिए, 5 5 जा 25, तो निकल कर आ रहा है 5 4 जा 20 आई कैप और 5 3 जा 15 जे कैप। ठीक, ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट रहा, जो हमें एक का मैग्नीट्यूड और दूसरे का पैरेललिटी चाहिए, यानी डायरेक्शन चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन वी मल्टीप्लाई अ वेक्टर बाय -2। अभी हमने इसके कॉन्सेप्ट को पीछे ही आपको बता दिया है कि किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है। तो अगर किसी वेक्टर में -2 का अगर मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं, -2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उसका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड वो 2 टाइम्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। लेकिन जो डायरेक्शन होगी वो हो जाएगी एंटी पैरेलल। क्या हो जाएगी, एंटी पैरेलल, क्योंकि निगेटिव नंबर्स है। अगर यही पॉजिटिव नंबर होता तो क्या हो जाती, पैरेलल हो जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर्स हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर शोन इन द फिगर बिलो। नीचे आपको 3 वेक्टर्स दिखाए गए हैं, उनका आपको निकालना है डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों, ठीक है ना। तो देखिए, ये एक 5√2 है, 1 मीटर है, 3 मीटर है, 3 है मैग्नीट्यूड। 5√2 के 2 कंपोनेंट बन सकते हैं, एक बनेगा आपका एक्स एक्सिस में, नीचे बताता हूँ। तो 5√2 का cos 45, क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आता है वो cos के फॉर्म में आता है। तो 5√2 को रहने दीजिए, cos 45 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1/√2, √2 से √2 कैंसिल, कितना आ गया 5, ठीक है ना। और इसी का वर्टिकल कंपोनेंट निकालेंगे जो कि साइन थीटा के फॉर्म में आएगा, यानी 5√2 cos 45 डिग्री, और cos 45 डिग्री की वैल्यू कितनी है, सॉरी साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री, और साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। तो √2 से √2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 5, ठीक है ना। तो इसके 2 कंपोनेंट ही निकालें। 2 कंपोनेंट का काम क्या रहा कि हमें ये पता चला कि एक्स में एक 5 मिल रहा है हमको, एक्स में एक 1 भी मिल रहा है हमको, और कुछ तो मिल नहीं रहा है। तो एक्स एक्सिस में जो इसका मैग्नीट्यूड आएगा, मान लीजिए ए है वेक्टर, तो एक्स एक्सिस में इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा 5 + 1, यानी कितना 6 आई कैप। एक्स एक्सिस के लिए क्या यूज करते हैं, आई। वाई एक्सिस में जो मैग्नीट्यूड आएगा, तो ऊपर की तरफ 5 दिख रहा है आपका, और ऊपर की तरफ ही 3 दिख रहा है आपका, यानी 5 + 3, और ये दोनों ऐड होकर के वाई एक्सिस में आ रहा है, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, जे कैप, ठीक है ना। तो इनका जो मैग्नीट्यूड अगर हम निकालना चाहते हैं, नेट मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं, वो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर होगा, यानी वैल्यू आएगी 10। 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, ऐड करेंगे 100 आएगा, और 100 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। डायरेक्शन निकालना चाहते हैं, तो डायरेक्शन के लिए जब 2 कंपोनेंट दिया हो, ए एक्स ए वाई, एक्स और वाई के कंपोनेंट दिया हो, तो उनके डायरेक्शन निकालने के लिए हम डायरेक्ट tan फाई करते हैं। डायरेक्ट क्या करते हैं, tan फाई है यहाँ पर। तो डायरेक्ट tan फाई करते हैं क्या, वाई का कंपोनेंट देखिए, ये वाई का कंपोनेंट, क्योंकि थीटा tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ए वाई अपॉन ए एक्स से आ जाएगी डायरेक्शन, ए वाई है आपका 8, और ये है आपका 6, 8/6, यानी 4/3, 4/3। ट्राइंगल में ही आपको बताया गया था कि tan के टर्म में 4/3 कितने डिग्री की वैल्यू होती है, कितने डिग्री की वैल्यू होती है, 53 डिग्री की। यानी यहाँ पर जो फाई आएगा वो 53 डिग्री आएगा, कितना आएगा, 53 डिग्री आएगा, ठीक है ना। इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वेक्टर p प्लस वेक्टर q इक्वल टू वेक्टर p माइनस वेक्टर q, तो क्या होगा। ठीक है, आइए देखते हैं कि अगर इनका जो एडिशन है और सब्ट्रैक्शन है ये दोनों इक्वल होगा, तो इनके बीच का एंगल होगा कितना। तो हम करते हैं दोनों साइड का स्क्वायर, क्योंकि मैग्नीट्यूड है तो हम स्क्वायर क्या करेंगे, इनका मैग्नीट्यूड ही निकालते हैं। आइए, तो एडिशन के लिए मैग्नीट्यूड होता है जो, वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है, इक्वल टू सब्ट्रैक्शन का होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ठीक, दोनों तरफ का रूट से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, क्योंकि दोनों तरफ का स्क्वायर लेंगे। ए स्क्वायर इधर भी बचा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बचा, प्लस 2ab cos थीटा बचा, और इधर भी बच रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर बच रहा है -2ab cos थीटा।
तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, ये माइनस टू ए बी कॉस थीटा इधर आएगा तो प्लस टू ए बी कॉस थीटा, यानी कि बचेगा 4ab कॉस थीटा आई इक्वल टू, इधर कुछ नहीं बचा तो बचेगी वैल्यू 0। तो ये 4ab 0 के अपॉन में जाएगा तो कितना हो जाएगा 0, और कॉस के टर्म में 0 कितने डिग्री की वैल्यू होती है 90 डिग्री की, यानी थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। यानी कि जब भी दो वेक्टर का सम और दो वेक्टर का डिफरेंस इक्वल हुआ तो समझ जाइए उनके बीच का एंगल कितना डिग्री है 90 डिग्री। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजॉल्व horizontally and vertically a force F equal to 8 Newton which makes an angle of 45 degree with the horizontal। horizontal के साथ जो 8 न्यूटन का फोर्स है, 8 न्यूटन का जो फोर्स है हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल बना रहा है 45 डिग्री। तो इसके दोनों कंपोनेंट हमें बताने हैं, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल कंपोनेंट भी। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किसके टर्म में आता है कॉस के, 8 को रहने दीजिए, कॉस 45 डिग्री की वैल्यू होती है √2, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4√2, क्योंकि 8 को लिख सकते हैं 4 इंटू 2 और ये 1/√2, तो √2 से 2 को कट करेंगे तो √2 बचेगा, तो 4√2 ये रहा। और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो भी आएगा 8 साइन 45 डिग्री, और 45 डिग्री की यहाँ पर भी वैल्यू होती है 1/√2, तो 1/√2 से 8 को कट करेंगे तो यहाँ पर भी आने वाला है 4√2। तो ये रहा आपका वर्टिकल कंपोनेंट और ये रहा आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। नेक्स्ट, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस शोन इन द कोऑर्डिनेट सिस्टम। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में जितने फोर्सेस दिए गए दिखाए गए हैं उन सब का आपको रिजल्टेंट बताना है। क्या बताना है, रिजल्टेंट बताना है, ठीक ना। आइए, तो मैं सबसे पहले सबका निकालूंगा कंपोनेंट, क्योंकि जब भी किसी से एंगल बना करके कोई वेक्टर क्वांटिटी दी गई होती है तो उसके दो कंपोनेंट बनते हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनता है। तो यहाँ पर 5 न्यूटन का जो कि 37 डिग्री पर है, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक एक्स की ओर और एक वाई की ओर, ठीक ना। किसका, 5 का, तो 5 का अलग निकालते हैं 37 डिग्री। तो थीटा से सटा हुआ 5 कॉस के फॉर्म में आएगा, कॉस 37 डिग्री, 5 को रन देते हैं, कॉस 37 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 37 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 3/5, यानी कितना आया 3 न्यूटन। ये आएगा 5 साइन कॉस 37 डिग्री की वैल्यू होती है 4/5, तो ये आएगा 4 न्यूटन, ठीक ना। साइन 37 डिग्री आएगा, और साइन 37 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 3/5, तो 5 से 5 कैंसिल, कितना आ गया 3। तो हमें 5 न्यूटन के दो कंपोनेंट मिल गए, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, ठीक है। 10 न्यूटन के भी कंपोनेंट लेते हैं। 10 न्यूटन का जो ऊपर की तरफ कंपोनेंट आएगा वो आएगा 10 साइन 53 डिग्री, और 10 साइन 53 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 4/5, 5 टू जा 10, तो 4 टू जा 8। ये आपका वाई एक्सिस में आया। एक्स एक्सिस में इसका कंपोनेंट क्या आएगा 10 कॉस 53 डिग्री, लेकिन इधर नहीं, इधर होगी डायरेक्शन, इसकी अपोजिट डायरेक्शन होगी, ठीक ना, इधर होगी। क्यों, देखिए ये इधर लग रहा है फोर्स, तो इधर इसकी डायरेक्शन होगी, ठीक। तो 10 कॉस 53 डिग्री की वैल्यू, तो कॉस 53 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 3/5। देखिए ये सारी वैल्यू मैं कहाँ से निकाल रहा हूँ, ये अगर 37 डिग्री है तो ये वैल्यू होती है 3, ये होती है 4 और ये होती है 5, तो ये अपने आप कितना हो गया 53 डिग्री। तो 37 डिग्री के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, और ये रहा आपका हाइपोटेनस, ठीक ना। तो साइन 37 डिग्री की वैल्यू हो गई 3/5। यहीं से ये सारी वैल्यूज निकल रही है जो आपको ट्रिगोमेट्री में बता दिया गया था ऑलरेडी। 5 टू जा होता है 10, तो 3 टू जा कितना हो जाएगा 6 न्यूटन। क्या हमने सारे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के फॉर्म में फोर्सेस को बांट लिया, बिल्कुल। तो ऊपर देखिए, ऊपर कितना फोर्स, एक 8 न्यूटन का ये आ रहा है और एक 3 न्यूटन का ये आ रहा है, यानी कि 8 + 3 ये रहा। इधर देखिए, इधर 10 न्यूटन का एक कंपोनेंट आ रहा है 6 न्यूटन का, और इधर एक कंपोनेंट आ रहा है कितने न्यूटन का 4 न्यूटन का, और इधर एक ऑलरेडी 8 न्यूटन का फोर्स था ही, और नीचे की तरफ 3 न्यूटन। ध्यान से समझिए, तो ऊपर लग रहा है 11 न्यूटन, यहाँ से मैं बनाता हूँ अलग कलर से। ऊपर की तरफ लग रहा है 8 + 3 11 न्यूटन, और नीचे की तरफ लग रहा है 3 न्यूटन, ठीक है। इधर की तरफ लग रहा है 8 पहले से ही था, और एक 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो 8 + 4 12 न्यूटन। इधर की तरफ एक ही फोर्स लग रहा है, वो भी कितने न्यूटन का 6 न्यूटन का। नेट निकालते हैं, ऊपर 11 न्यूटन और नीचे 3 न्यूटन, कितना बचेगा, ऊपर की डायरेक्शन में ही बचेगा 8 न्यूटन, ऊपर की डायरेक्शन में कितना बचेगा 8 न्यूटन, और इधर 6 न्यूटन। देखिए ध्यान से, इधर है आपका 6 न्यूटन और इधर है आपका 12 न्यूटन, ठीक ना।
तो नेट डायरेक्शन इधर की तरफ आएगा, नेट रिजल्टेंट भी इधर की तरफ आएगा। 12 माइनस 6, 12 माइनस 6 तो कितना आएगा 6 न्यूटन, ठीक ना। मैग्नीट्यूड निकालना है तो इसका 8 और 6 जो कि 90 डिग्री पर आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इनका मैग्नीट्यूड होगा 10 न्यूटन। कितना होगा 10 न्यूटन, ठीक है। डायरेक्शन आप निकाल सकते हैं किस फार्मूले से, tan phi इक्वल टू बी साइन थीटा अपन a प्लस बी कॉस थीटा से। ये एक बढ़िया क्वेश्चन रहा जिसमें काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट मिक्स थे, हमें कंपोनेंट लेना सीखने को मिला, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेक्टर p प्लस वेक्टर q इज ए यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। p प्लस q एक यूनिट वेक्टर है, यानी जिसका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल है, एक्स एक्सिस के अलोंग दिया गया है। एक्स एक्सिस के अलोंग दिया गया, यानी कि यहाँ पर आपको ये चीज़ समझना है कि वेक्टर p प्लस वेक्टर q की जो वैल्यू है वो एक्स एक्सिस में दी गई है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आई कैप होगी। क्या होगी, आई कैप होगी। बोल रहा है कि इसमें से p जो है आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप है, तो वेक्टर क्यू बताइए। वेक्टर क्यू को छोड़ दीजिए, इधर है आपका आई कैप, ये प्लस आई कैप, ये भी प्लस आई कैप कैंसिल आउट। क्यू को छोड़िए, ये माइनस जे कैप उधर जाएगा तो प्लस जे कैप, और के कैप उधर जाएगा तो माइनस के कैप, के कैप उधर जाएगा तो माइनस के कैप, यानी वेक्टर क्यू की जो वैल्यू है वेक्टर जे कैप माइनस वेक्टर के कैप होगी, ठीक है। यहाँ पर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर बोल रहा है, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर होता क्या है, आई कैप। तो हमने क्या किया, वेक्टर पी की वैल्यू इधर रख दी और क्यू को छोड़ दिया, बाकी को उधर ले जा करके क्यू की वैल्यू निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स टू बी मैक्सिमम व्हाट मस्ट बी द एंगल बिटवीन देम। रिजल्टेंट के लिए हमने डायरेक्ट एक फार्मूला निकाला था, डायरेक्ट फार्मूला हमने निकाला था, आर इक्वल टू क्या आया था, 2a cos थीटा बाई 2, ठीक है ना, 2a cos थीटा बाई 2। और अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। और cos थीटा की जो वैल्यू मैक्सिमम होती है वो कितनी होती है, 1 के इक्वल होती है। अब थीटा हो या थीटा बाई 2 हो, इसकी वैल्यू हमें मैक्सिमम चाहिए जो कि होती है +1, और +1 कितने डिग्री के लिए होता है, तो वो होता है थीटा इक्वल टू 0 डिग्री के लिए। किसके लिए, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री के लिए। तो अब ये मत समझिएगा कि थीटा बाई 2 की है तो वैल्यू आ रही है, 2 का मल्टीप्लाई भी 0 में करेंगे तो 0 ही आएगा, यानी कि थीटा इक्वल टू 0 के लिए जो वेक्टर का जो सम है, रिजल्टेंट है, वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन दैट p प्लस क्यू वेक्टर p प्लस वेक्टर q प्लस वेक्टर r इक्वल टू 0 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। यानी r को यहाँ पर ऑप्शन में देखकर लग रहा है कि r को दूसरे साइड लेकर गया है, तो दूसरे साइड लेकर चलते हैं, वेक्टर p प्लस वेक्टर q को रहने देते हैं, दूसरे साइड जाएगा तो होगा माइनस वेक्टर r कैप। और यहाँ पर अगर मैं दोनों का मैग्नीट्यूड लूँ, वेक्टर p प्लस वेक्टर q का जो मैग्नीट्यूड लूँ, भले यहाँ पर नेगेटिव है, मैग्नीट्यूड तो इक्वल ही होगा, मैग्नीट्यूड में साइन नहीं देखा जाता है, यानी कि ये ऑप्शन आपका सही होगा, और वो है कहाँ, वेक्टर ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेक्टर ए दिया है 4i कैप माइनस 3j कैप, वेक्टर बी दिया है 6i कैप प्लस 8j कैप, देन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी विद द एक्स एक्सिस। ये भी आपका बढ़िया क्वेश्चन रहा ये। ए प्लस बी तो पहले हम निकाल लेते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकाल लेते हैं, तो ये 4i कैप वो 6i कैप कितना हो जाएगा 10i कैप, ये माइनस 3j कैप वो प्लस 8j कैप कितना हो जाएगा प्लस 5j कैप, ठीक ना। तो हमने वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकाल लिया। अब किसी भी वेक्टर का किसी एक्सिस से अगर एंगल निकालना हो, किसी भी एक्सिस से एंगल निकालना हो, तो हमने आपको बताया था cos फाई इक्वल टू, और एक्स एक्सिस के लिए हम लोग क्या यूज करते थे, अल्फा। तो cos अल्फा इक्वल टू एक्स का मैग्नीट्यूड हम रखेंगे 10, टोटल मैग्नीट्यूड रखेंगे नीचे, यानी 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर होगा 100, 5 का स्क्वायर होगा 25, 10 को रहने देते हैं, तो 125 जिसकी वैल्यू आएगी 5√5। कैसे आएगी, देखिए 125 को हम प्राइम फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो जिसका पेयर बन जाएगा वो बाहर हो जाएगा, जिसका पेयर नहीं बनेगा वो रूट के अंदर ही रहेगा। 5 2 जा हो जाता है 10, तो कॉस अल्फा की जो वैल्यू है वो 2/√5 आई, लेकिन ऑप्शन में कहीं कॉस का टर्म नहीं दिया है, टेन का टर्म दिया है, तो हम टेन की वैल्यू निकालेंगे इससे। कॉस इक्वल टू होता है बेस अपान हाइपोटेनस, यानी यहाँ पर परपेंडिकुलर गायब है, निकाल लेते हैं परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, जो कि है वैल्यू 1। और टेन अल्फा की वैल्यू हमें चाहिए, तो टेन अल्फा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, तो 1/2, यानी अल्फा की वैल्यू टेन इनवर्स 1/2 आया, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी में। वैसे भी सिर्फ मैग्नीट्यूड से ही ये ऑप्शन हम पता कर लेते हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड
कितना आ रहा था हमारा 5√5 आ रहा था, 5√5 आ रहा था, जो कि केवल और केवल एक ही ऑप्शन में हमें दिख रहा था। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A truck traveling due north at 20 meter per second turn west and travels at the same speed. The change in its velocity will be। बढ़िया क्वेश्चन है। डायरेक्शन में अक्सर कंफ्यूजन होती है बच्चों को। पहले तो मैं आपको डायरेक्शन बता दूं कि कौन सी डायरेक्शन ली जाती है परमानेंटली। जो इधर की डायरेक्शन है वो होती है ईस्ट की, इधर की जो डायरेक्शन है वो वेस्ट की ली जाती है। ये रहा आपका नॉर्थ और ये रहा आपका साउथ। ऐसा ही आपका परमानेंट डायरेक्शन लिया जाएगा कभी भी आपके बुक में या जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है। बोल रहा है कि ट्रक चल रहा है आपका नॉर्थ में 20 मीटर पर सेकंड से, तो नॉर्थ में 20 मीटर पर सेकंड से हम लेकर चलते हैं ऊपर की तरफ, और वो मुड़ गया वेस्ट में, लेकिन स्पीड उसकी सेम रही 20 मीटर पर सेकंड। ठीक ना। तो चेंज इन वेलोसिटी हमें फाइंड करना है। चेंज इन वेलोसिटी तो निकालना काफ़ी आसान है, मैग्नीट्यूड निकालना काफ़ी आसान है, दिक्कत होती है डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन को पहले समझते हैं। अगर ये चल रहा था नॉर्थ में और वेस्ट में मुड़ गया, मतलब जो चेंज हुआ होगा या जो एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन पहले हम देख लेते हैं। जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी, या यूं कह सकते हैं जो फोर्स की डायरेक्शन होगी जो उसको वेस्ट की तरफ ढकेल रही है, वो लग रहा होगा किधर, वेस्ट की डायरेक्शन में, लेकिन एक उस डायरेक्शन में भी लग रहा होगा जो नॉर्थ को कैंसिल आउट करे। समझिए बात को। नॉर्थ में चल रहा है और नॉर्थ की डायरेक्शन की जो वेलोसिटी उसको हमें जीरो करनी है, क्योंकि नॉर्थ से एग्जैक्ट मुड़ के वेस्ट में चला गया। तो एक फोर्स का कंपोनेंट तो वेस्ट में ही लगना चाहिए, बिल्कुल लगना चाहिए, क्योंकि वेस्ट में हमें लेकर जाना है ऑब्जेक्ट को। और नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहा था, तो एक फोर्स हमें नॉर्थ के अपोजिट डायरेक्शन में यानी साउथ डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। किस डायरेक्शन में? साउथ डायरेक्शन में, यानी नीचे की तरफ लगाना पड़ेगा। तब जा करके ये जो डायरेक्शन है टोटल की टोटल किधर मिलेगी आपको? वेस्ट में। फिर से समझिए, ऑब्जेक्ट चल रहा था नॉर्थ डायरेक्शन में, और नॉर्थ डायरेक्शन की वेलोसिटी हमें गैप करनी है। गैप करने के लिए हमें फोर्स जो लगाना पड़ेगा साउथ डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, ताकि ये दोनों कैंसिल आउट हो जाए। यानी कि जो एक चेंज है वो साउथ में भी चाहिए और एक चेंज जो है वेस्ट में चाहिए। यानी कि जो भी वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वो वेस्ट और साउथ में चेंज होगी, वेस्ट और साउथ में। तो नॉर्थ वेस्ट तो हटा दीजिए आप, साउथ वेस्ट में चेंज होगा, ये तो बात कंफर्म हो गई। अब बात करते हैं मैग्नीट्यूड की। नॉर्थ में चल रहा था, ऊपर की डायरेक्शन में चल रहा था, तो उसको हम लिखते हैं 20 आई कैप, और ये है आपकी इनिशियल वेलोसिटी जिसको हम v1 कह रहे हैं, पहले चल रहा था। v2 की बात करें तो वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में चला गया है, यानी कि सॉरी ये जे कैप लिखिए क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है। नेगेटिव एक्स एक्सिस में चला गया यानी कि -20 आई कैप लिखेंगे, और चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टू होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल है -20 आई कैप माइनस इनिशियल है 20 जे कैप, -20 कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा? आई कैप प्लस जे कैप, आई कैप प्लस जे कैप। ठीक है। मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो -20 को तो रहने दीजिए, आई कैप और जे कैप का जो मैग्नीट्यूड है वो आएगा √2। क्या आएगा? √2, यानी कि 20√2 मीटर पर सेकेंड का चेंज आया है, और वो आया है साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन। वेक्टर ए इक्वल टू दिया है 2, वेक्टर बी इक्वल टू दिया है 4, और उनके बीच का एंगल दिया है 60 डिग्री। तो उनके रिजल्टेंट का उनके डिफरेंस का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो आपको फार्मूला पता ही होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा होता है। इस पे आप रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। If vector A and vector B are two vectors such that vector A plus B equal to 2 vector A minus vector B, the angle between vector A and vector B is, दोनों के बीच का आपको एंगल बताना है। ठीक है। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है? √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ठीक है। दोनों तरफ का स्क्वायर करिए तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट होकर बचेगा यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और इधर का भी स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4, और अंदर बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ठीक ना। 4 का मल्टीप्लाई भी कर दीजिए इधर, तो 4a स्क्वायर हो जाएगा, 4b स्क्वायर हो जाएगा, -4 टू जा 8ab कॉस थीटा भी हो जाएगा, और इधर बच रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक ना। अब क्या करते हैं, ए और बी को एक साइड लेकर आते हैं। यहाँ पर जो 4a स्क्वायर है ये इधर जाएगा, 4a स्क्वायर को इधर रन दीजिए,
ए स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस ए स्क्वायर, 4b स्क्वायर इधर पहले से था ही, बी स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस बी स्क्वायर, और इधर जो दिख रहा है आपको 2ab कॉस थीटा, और ये माइनस 8ab कॉस थीटा आएगा तो प्लस 8ab कॉस थीटा, इसको रहने देते हैं। तो ये आपका हो गया टोटल 10ab कॉस थीटा, और इधर बचेगा आपका 3a स्क्वायर और प्लस यहाँ से बचेगा 3b स्क्वायर। तो अब इसको अगर हम देख रहे हैं कि मैं इसके आगे इसको सॉल्व ही नहीं कर पाऊंगा, ठीक है ना, कोई ऐसा इंक्लूजन नहीं मिल रहा है, कंक्लूजन नहीं मिल रहा है जिससे इसको आगे सॉल्व किया जा सकता है, यानी कि हमें जो डेटा है वो इनसफिशिएंट दिया है, जो डेटा है वो क्या है, इनसफिशिएंट दिया है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल बिटवीन वेक्टर q एंड द रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर q प्लस 2 वेक्टर p एंड 2 वेक्टर q माइनस 2 वेक्टर p इच, यानी q के बीच का एंगल हमें बताना है, q और इनके रिजल्टेंट के बीच का एंगल बताना है। तो जो है 2 वेक्टर q प्लस 2 वेक्टर p प्लस 2 वेक्टर q माइनस 2 वेक्टर p, और जब इन दोनों को ऐड किया जाएगा तो ये +2p और ये -2p कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर बच रहा है +4q, और ये रहा q। तो देखिए किसी वेक्टर में अगर किसी पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो उनके बीच का एंगल कितना आता है, 0 डिग्री। कितना आता है, 0 डिग्री, क्योंकि पैरेलल होगा, नेगेटिव नंबर्स होता तो एंटी पैरेलल होता, तो इनके बीच का एंगल कितना आ गया, 0 डिग्री। जेईई मेंस का क्वेश्चन है। When vector A 2i cap plus 3j cap plus 2k cap is subtracted from vector B, it gives a vector equal to 2j cap, ठीक है। इसको वेक्टर B से सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, तो वेक्टर B हमसे पूछा है, वेक्टर B में से क्या किया जा रहा है, इसको सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, -2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, तो क्या आ रहा है, 2j कैप आ रहा है। तो ये जो इधर माइनस में दिख रहा है उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो वेक्टर B इक्वल टू 2j कैप को रहने दीजिए, ये जो पूरी वैल्यू है माइनस में उधर जाएगी तो प्लस में, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। तो i कैप यहाँ पर है 2, j कैप 3 ये और 2 ये, यानी कितना हो जाएगा 5j कैप, और ये रहा 2k कैप। इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, तो वेक्टर b का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा √2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4, ठीक ना। तो ये होगा √33, √33। ऑप्शन इसमें नहीं मिल रहा है, यहाँ पर मिसप्रिंट है, जो √13 दिख रहा है वो आपका √33 होगा, है ना। ये मिसप्रिंट है, या तो ऑप्शन ही गलत दिया है, आंसर आपका आएगा √33। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वेक्टर इन द एक्स वाई प्लेन मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द वाई एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। एक वेक्टर है जिसको मैं वेक्टर ए कह दे रहा हूँ, और वाई एक्सिस के साथ जो है ये एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। ठीक से बनाता हूँ मैं इस फिगर को, ये है एक वेक्टर ए और ये वाई एक्सिस के साथ एंगल बनाता है 30 डिग्री का, ठीक है। बोल रहा है कि वाई कंपोनेंट है इसका 2√3, वाई कंपोनेंट यानी थीटा से सटा हुआ जो कंपोनेंट है वो कॉस के फॉर्म में आता है, यानी कि ए कॉस 30 डिग्री की वैल्यू दिया है कितना, 2√3। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, और ये रहा 2√3, √3 से √3 कैंसिल, यानी ए की वैल्यू आ गई 4। यहाँ से हमने ए की वैल्यू निकाल ली। क्या पूछा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्स कंपोनेंट पूछा है, तो अगर हमें ए पता है तो उसका एक्स कंपोनेंट कितना आएगा, ए साइन थीटा, ए साइन थीटा यानी कि साइन 30 डिग्री। साइन के फॉर्म में क्यों, क्योंकि यहाँ से एंगल दिया हो वर्टिकल से, और वर्टिकल से देगा तो ये वाला कंपोनेंट साइन के फॉर्म में आता है, ठीक है। थीटा से सटा हुआ हमेशा कॉस के फॉर्म में आता है। ए साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है हाफ, तो आएगा आपका आंसर a/2, क्या आएगा, a/2 आएगा। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर विल बी a/2, और a की वैल्यू है 4/2, तो आंसर कितना आ जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेक्टर a is a vector quantity such that vector a non-zero constant, which of the following expression is true for a, ठीक है। नॉन जीरो कांस्टेंट है वेक्टर ए, यानी कि वेक्टर ए की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, तो उनके बीच का कांस्टेंट क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, डॉट में आता है कॉस थीटा, ये आपके आगे का क्वेश्चन पहले चलाया है, डॉट में आता है कॉस थीटा, और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो ये 0 नहीं होगा आंसर। यहाँ पर देखिए क्रॉस में आता है साइन थीटा, और साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, क्योंकि दोनों सेम है ना, वेक्टर ए और वेक्टर ए के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा।
तो साइन 0 डिग्री इक्वल 0 ये भी ऑप्शन गलत है और यहाँ पर क्रॉस में 0 आ रहा है, तो ये आपका आंसर है। इसको हम आगे आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा इस क्वेश्चन को। आगे का क्वेश्चन था ये, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू फॉर टू यूनिट वेक्टर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी मेकिंग एन एंगल थीटा टू ईच अदर। ठीक है, देखिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी की वैल्यू हमने डायरेक्ट निकाली थी, वो वैल्यू कितनी थी, 2a cos थीटा बाई 2, और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी की जो वैल्यू है वो कितनी थी, 2a साइन थीटा बाई 2। दोनों को कर दीजिए डिवाइड, तो 2a से 2a हो जाएगा कैंसिल, cos थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अपॉन वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इक्वल टू आपका बच रहा है कॉट थीटा बाई 2। यानी कि ए माइनस बी को उधर लेकर जाऊंगा तो टेन के फॉर्म में, और टेन के फॉर्म में ही आपके सारे आंसर हैं, तो ये आपका रहा आंसर। देखिए कॉट थीटा बाई 2 को लिख सकता हूँ 1/tan थीटा बाई 2, और tan थीटा बाई 2 का मल्टीप्लाई होगा इधर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी में, देखिए यहाँ पर ये रहा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।